एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? घर पे खूब पढ़ाई हो रही है, अच्छा सा टाइम टेबल बना हुआ है और ऑनलाइन टेस्ट भी साथ साथ अटेम्प्ट हो रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये कि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं, डायग्राम्स नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बनाते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं बना रहे, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उस ये समझते हैं कि बस इतना लिख दिए आंसर इनफ है। नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने डायग्राम्स ज़रूर बनानी है, ठीक है बेटे? तो विद द नेम ऑफ अल्लाह, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड 50% सिलेबस। चैप्टर 6 एंजाइम्स का है और लेक्चर नंबर है 77 एंजाइम्स। जी, एंजाइम्स क्या होते हैं इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और एंजाइम्स की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम्स की तरफ जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोगों के पास इनफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द टर्म मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये टर्म मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी इंट्रोड्यूस करवाई थी और टाइम बाय टाइम हम पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और ये केमिकल रिएक्शंस ही लाइफ की इंडिकेशन है। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ is in the form of these complex reactions और इन्हीं complex reactions के नतीजे में ही बहुत बड़े बड़े प्रोसेस हो रहे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, डिफरेंट। और इन तमाम कामों के लिए बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं मेटाबॉलिज्म बच्चों को जो बताती हूँ, बुक में जो दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इंडिकेटिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायो लाइफ, केमिकल रिएक्शंस, जो भी चेंजेस आ रही हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सेट क्यों वर्ड यूज किए? क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in organisms to maintain life, to maintain लाइफ। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन तमाम के सेट को नाम दिया गया है set of biochemical reactions occurring in living organisms to maintain life are known as metabolism, known as metabolism। मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव किया गया है।
द वर्ड मेटाबॉलिज्म। जब डेफिनेशन आएगी, ये इंफॉर्मेशन बच्चों हमारे साइड बॉक्स में गिवन है, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये डेफिनेशन के साथ आपने ये वर्ड को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना है। द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक वर्ड हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ वो वर्ड, मैं आपको बता देती हूँ, मेटाबॉलिज्मोस, मेटाबॉलिज्मोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग, जिसका मतलब ही चेंज है, चेंज, तब्दीली, रिएक्शन। द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड क्या है वो मैं इधर लिख देती हूँ, मेटाबॉलिज्मोस। ये ग्रीक वर्ड है जिससे मेटाबॉलिज्म को डिराइव किया गया है, मेटाबॉलिज्मोस से मेटाबॉलिज्म को डिराइव किया गया। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा गया, जैसे उन्होंने कहा है कि ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है, उससे निकाला गया है मेटाबॉलिज्म, और उसका मतलब है चेंज। अब ये वर्ड मेटाबॉलिज्म किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था? एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इब्ने नफीस। इब्ने नफीस first introduced this word। उन्होंने ये लफ्ज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, introduced this word। according to it metabolism, body and its parts, body and its parts are always undergoing changes। हर वक्त जिस्म और उसके हिस्सों में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, ये इब्ने नफीस का कहना था। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस का सेट है, बायोकेमिकल रिएक्शंस का सेट है जो लाइफ को मेंटेन होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, और ये वर्ड मेटाबॉलिज्म ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है चेंज। मेटाबॉलिज्म मींस चेंज, जिस वर्ड मेटाबॉलिज्म मोस से लिया गया। और कहते हैं कि इब्ने नफीस वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे who introduced this word। according to him body and its parts are always undergoing change। जिस्म और उसके हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते रहते हैं और बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं। अब हमने नाम तो दे दिए मेटाबॉलिज्म का, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस। बच्चों केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं या तो कंस्ट्रक्टिव होंगे, मॉलिक्यूल्स को बिल्डअप कर रहे होंगे, या डिस्ट्रक्टिव होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा होगा। बेसिक जो पर्पस है या मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना होगा या मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, हमने सारे के सारे रिएक्शंस को नाम तो दे दिए मेटाबॉलिज्म का। अब हम कह रहे हैं कि दो तरह के रिएक्शंस मेनली कैटेगराइज किए गए हैं,
first one is anabolism and the second one is named as catabolism. Catabolism. एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इन एनाबॉलिज्म लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड. ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं. लार्जर मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स बॉडी में बहुत बड़े होते हैं, लाइक ग्लूकोज, लाइक प्रोटीन, स्टार्च. कुछ बहुत छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स. यू नो वेरी वेल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू ग्लूकोज. तो एनाबॉलिज्म जो है, इन एनाबॉलिज्म ये भी सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं. दीज आर बायोकेमिकल रिएक्शंस. यही लिखेंगे हम, स्टार्ट इससे करते हैं. दीज आर बायोकेमिकल रिएक्शंस in which larger molecules are synthesized. Larger molecules are synthesized. Synthesize mean तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं इस प्रोसेस में. Larger molecules are synthesized. और इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को होने में एनर्जी यूज होती है. एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस. एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. एनर्जी इस प्रोसेस में खर्च होगी, यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस. अब कैटाबॉलिज्म को देखते हैं. तो दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस in which larger molecules are broken down. Larger molecules are broken down. तोड़ दिए जाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स. आप देखें एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. जबकि यहाँ पर ये ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन into smaller molecules. और ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है. वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही थी, यूटिलाइज हो रही थी. उस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. जबकि इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म में क्या है, एनर्जी इज produced in this process. ठीक है बच्चों, यानी मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि हमारी बॉडी में रिएक्शंस या तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है, एनाबॉलिज्म है. ठीक है. और अगर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, डिस्ट्रक्टिव मीन तोड़ फोड़ होने वाले, जिसमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, कैटाबॉलिज्म है. ठीक है. और इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है. इसकी एग्जांपल हमारे यहाँ पर इन टर्म्स के साथ यहाँ पर नहीं दी गई है, आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा इनके साथ ही मार्क करवाती हूँ ताकि जब भी आप लिखें तो एग्जांपल के साथ ये इन दोनों की डेफिनेशन को क्लियर रखें. तो एनाबॉलिक रिएक्शंस की, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपने खुद नोट करना है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर भी.
और एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस की एग्जांपल है जी रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस कैसे है और रेस्पिरेशन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस की कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चों देखें कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हमने कहा है कि सिंथेसाइज होते हैं, तो अगर आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज का लार्ज मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। सो फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। आप देखें इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है फोटोसिंथेसिस को? सनलाइट मिलती है तो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट प्रोवाइड नहीं की जाती तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज होती है इन एनाबॉलिक रिएक्शंस, इन एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। सो फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। नाउ कैटाबॉलिज्म, these are biochemical reactions in which larger molecules are broken down into smaller ones। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मैं इस यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, glucose molecule is broken down into carbon dioxide, water and energy is released। क्या ऐसा क्या होता है कि इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे में कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बना रहे थे। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है? लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन होके अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि हम कह रहे हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द प्रूफ इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में प्रूफ हो रही है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। सो ये तो थी इंट्रोडक्टरी टर्म्स, मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बच्चों ये शॉर्ट में हमारे इंट्रोडक्टरी जो एंजाइम्स के फर्स्ट पेज है, यहाँ से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आप नोट करेंगे मेटाबॉलिज्म की, सेकंड आप नोट करोगे डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। डिफरेंसेस आपके सामने हैं 3 पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड एनर्जी का कंपैरिजन और थर्ड वन इज द एग्जांपल। और आप लोगों से ये इंडिविजुअल भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म या व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म। ठीक है बेटे, और एमसीक्यूज में इसका वर्ड आ चुका है। द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डैश। उसका मतलब क्या है? चेंज रिएक्शंस की सूरत में। ठीक है, तब्दीलियाँ बॉडी में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उन सबको सम अप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म। और ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इब्ने नफीस, अ मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। और उनका ये कहना था कि जिस्म में और जिस्म के हिस्सों में हर वक्त कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है, हर वक्त आती रहती है। ठीक है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं,
अब इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। जी, enzymes are very crucial to metabolism. मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स बहुत ज़रूरी हैं। As enzymes are biocatalyst, they speed up the biochemical reactions. ये एंजाइम्स जो हैं क्रूशल हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। क्रूशल वर्ड बहुत ज़रूरी के लिए यूज़ होता है, लाजमी है, लाजमो मलजूम। तो मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स बहुत अहम हैं। अभी है क्या ये नहीं हम बात कर रहे, अभी ये सिर्फ बात की है कि क्रूशल टू मेटाबॉलिज्म एंड एज एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बच्चों, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट हर उस केमिकल को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को होने में मदद करता है, लेकिन खुद वो वहाँ पर यूज़ या कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो एज दे आर बायोकैटलिस्ट दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स आर प्रोटीन, बेसिकली एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन नेचर रखते हैं। प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन केमिकल कंपोजिशन है एंजाइम्स की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज में सेवरल टाइम पूछी जा चुकी है। एंजाइम्स की नेचर क्या है, प्रोटीन है। एंड दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। दोबारा से बात हो रही है स्पीड अप होने की। बायोकेमिकल रिएक्शंस and are not used in reaction। ये एक ऐसा केमिकल है जो प्रोटीन नेचर तो रखता ही है, रिएक्शन को होने में बहुत मदद करता है, स्पीड अप कर देता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वहाँ पर खुद जो है रिएक्शन को तेज़ तो कर देता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है, लेकिन खुद वहाँ पर उस रिएक्शन में यूटिलाइज या यूज़ नहीं होता है, नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। इसकी मौजूदगी रिएक्शन को कंप्लीट करवाती है बस। एंजाइम्स जिस रिएक्शन में होंगे वो उस रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देंगे, ठीक है बेटे। एंजाइम्स आर वेरी क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स जो हैं क्यों क्रूशियल हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट वर्ड, बहुत सारे केमिकल्स कैटलिस्ट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्शन को तेज़ तो कर देते हैं लेकिन खुद यूज़ नहीं होते। एंजाइम्स क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं इसलिए इनको बायोकैटलिस्ट का नाम दे रहे हैं। कैटलिस्ट तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम एंजाइम्स के लिए वर्ड सिर्फ कैटलिस्ट का नहीं यूज़ कर रहे हैं, बायोकैटलिस्ट का।
बायोकैटलिस्ट इसलिए क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के अंदर रिएक्शंस को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करते हैं और ख़ुद वहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट की पहचान क्या है कि कैटलिस्ट जहाँ पे भी होगा उस रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, बहुत तेज़ी से स्पीड अप कर देगा और वो रिएक्शन कंप्लीट होने तक वो कैटलिस्ट खुद जो है वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ होगा। तो एंजाइम्स जो हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं, इसलिए इनको बायोकैटलिस्ट का नाम दिया जा रहा है। दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस, स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। और नेचर क्या है इनकी, केमिकल नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर और ये रिएक्शंस को बहुत तेज़ कर देते हैं। और एक और बात ये कि ये यूज़ भी नहीं होते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है बेटे, उसके बाद जब हम आगे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें एक तरह से चंद एक पॉइंट्स वो भी हम चाहे लिख सकते हैं एज अ डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन मेरा ख्याल है ठीक है, इतनी परफेक्ट है। उसके बाद आपने केमिस्ट्री में टर्म्स पढ़ी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो केमिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, रिएक्शन करने जा रहे होते हैं, उन केमिकल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे तो हमने नाम दिया था रिएक्टेंट्स का। यहाँ पर जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, जो एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में यहाँ पे हमने बहुत ये पूरे चैप्टर में ये टर्म्स यूज़ करनी है, इसलिए उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये टर्म्स दे दी हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर एक टर्म है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है? आपके लिए ये वर्ड हो सकता है नया हो। तो सबस्ट्रेट आर द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करता है, आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट। एंजाइम एक्ट are the molecules on which enzyme act। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करना है। केमिस्ट्री में जो दो केमिकल्स मिल के रिएक्शन करने जा रहे होते हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है रिएक्टेंट्स का। अब यहाँ पर जिन केमिकल्स के ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करना है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टार्ट करना है, उन मॉलिक्यूल्स को चेंज करना है किसी दूसरे में, उन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे नाम देंगे हम सबस्ट्रेट का। ये वर्ड की वर्ड है, ये आपको ज़रूर याद रहने चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में हमने फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज़ करने हैं, ऑन सबस्ट्रेट, दिस सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है? जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करना है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा सबस्ट्रेट। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? Products after reaction enzyme convert substrate into molecules। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। into molecules are known as products। वहाँ पे तो आपने वर्ड यूज़ किए हैं केमिस्ट्री में बच्चों, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एंजाइम में हम जो वर्ड यूज़ करेंगे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स हैं। सबस्ट्रेट क्या है? वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है। और आफ्टर रिएक्शन जब एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू मॉलिक्यूल्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स।
जब एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन कर लेगा और उसको किसी दूसरे नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, वो नया मॉलिक्यूल जो होगा इनटू न्यू मॉलिक्यूल्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, हर वो केमिकल, हर वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करना है क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करना है, दे आर नेम्ड एज सबस्ट्रेट। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, मार्क करना है बुक के ऊपर। ये 2 सेंटेंस में डेफिनेशन गिवन है आफ्टर एंजाइम्स। बच्चों ये डेफिनेशन अभी मैं आपको बुक पे भी एट द एंड दोबारा से रीड करके और मार्क करवा देती हूँ। हमारे नोट्स में भी, यूनिक नोट्स में भी गिवन है, लेकिन इसके बावजूद बुक पे भी मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट जो पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज जो है, ये सारे के सारे शॉर्ट हैं, मैक्सिमम शॉर्ट हैं। इसके बाद अगली टर्म है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंजाइम, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट्स। अब अगली टर्म है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है? क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में यूज़ करनी है, इसलिए उन्होंने स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, activation energy is the amount of energy, minimum amount of energy, कम से कम एनर्जी की वो मिकदार जो रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है ये देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज the minimum amount of energy required to start the reaction. मिनिमम से मुराद कम से कम मिकदार है एनर्जी की रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी नाम से पता चल रहा है वो एनर्जी जो किसी चीज़ को एक्टिवेट कर रही है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए एक छोटा सा हमारी बुक पे ना उन्होंने स्केच सा बनाया हुआ है। जैसे एक हर्डल है और वहाँ से आपने बॉल को गुजारना है, दिस इज़ द बॉल, और ये जो आदमी है इसने लेट्स सपोज के ये जो है ये इस बॉल को यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, तो वो उस बॉल को पकड़ के यहाँ तक खुद नहीं आएगा, बल्कि उसको यहाँ तक लाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है जी, जब पीक पे आ जाएगा तो यहाँ से लाके इस बॉल को जब छोड़ेगा ना तो ये बॉल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना है, राइट? ये बॉल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस साइड पे आ जाना है। ये बॉल यहाँ पे इस पीक तक पहुँचाने के लिए तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ठीक है? इसी तरह वो कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम से कम एनर्जी है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, और वो एनर्जी जो रिएक्शन को जंप करने के लिए, स्टार्टिंग देने के लिए ज़रूरत है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो ज़रूरत है ये एक बैरियर है, ठीक है, एक रुकावट होती है कि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है थोड़ी सी एनर्जी, लेकिन मजबूरी ये है
कि ये बैरियर का काम कर रही है। बैरियर इस तरह से कि वो एनर्जी मिलेगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, बट अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन वो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। एंजाइम्स रिड्यूस द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या ऐसा काम करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर कि सबस्ट्रेट जो है बग़ैर एक्टिवेशन एनर्जी लिए ही उसको रिएक्शन को प्रोसीड कर देते हैं और प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। ऐसा क्या होता है ये हम इसको एक ग्राफ के साथ भी इलस्ट्रेट करेंगे। जी बच्चों, अब ये एक ग्राफ के साथ इलस्ट्रेशन है हमारे पास कि एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में जब यूज़ हो रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को हम देख रहे हैं। अब ये समझ लें कि ये जो ब्लैक लाइन से इंडिकेट किया जा रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। अब आप ये देखें कि ये सबस्ट्रेट है एंड यूजिंग एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, वो एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा यूज़ होके देन आफ्टर यूजिंग दिस एनर्जी सबस्ट्रेट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि वो मिकदार है एक्टिवेशन एनर्जी की जिसके अंदर एंजाइम यूज़ नहीं हुआ है। और सेकेंड इलस्ट्रेशन ये ब्लू कलर के साथ दिखाई जा रही है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत थोड़ी ज़रूरत पेश आई। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये दो डिफरेंट क्राइटेरिया बताए जा रहे हैं। आप ये देख लें कि ये इतनी एनर्जी यूज़ की और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो इससे ये बात प्रूव हो रही है, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स एंड दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स। यू कैन कंपेयर दिस एरो के कैसे एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या चेंजेस लाते हैं वो सबस्ट्रेट में, क्या ऐसी तब्दीलियां लाते हैं कि सबस्ट्रेट जो हैं वो बग़ैर किसी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत तो पेश आती है लेकिन बहुत थोड़ी सी रह जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगी सबस्ट्रेट की। एंजाइम्स लोअर activation energy, lower the need of activation energy. Need of activation energy by several ways, मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से एनर्जी रिड्यूस होती है, सच एज दे मे ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। दे यहाँ पे एंजाइम्स है, ठीक है। दे मे ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है तब्दील कर देना। शेप ऑफ, ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। वो ऐसा क्यों करेंगे कि सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर दें ताकि उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। सबस्ट्रेट के अंदर ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं। ये याद रखना है
कि एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उनमें से पहला तरीका है कि वो सबस्ट्रेट की शेप को बदल दें। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करना है और एंजाइम ने ही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को भी कम करना है। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन, और एंजाइम उस एनर्जी की मिकदार को कम से कम कर देते हैं। किस तरह से कम करते हैं? शेप ऑफ सबस्ट्रेट को बदल देते हैं। दूसरा हो सकता है दे मे चेंज बाय ब्रिंगिंग, they may alter the shape of substrate by bringing substrate incorrect orientation। सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन बदल दें। ओरिएंटेशन कहते हैं सिम्त को। बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इनकरेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन बदल दें, और सबस्ट्रेट फ़र्ज़ करें कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है वो इस तरह से है पाया जा रहा है, तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना मीन्स कि उसको उसकी सिम्त को बदल दिया है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है सबस्ट्रेट, या तो सबस्ट्रेट की शेप चेंज करके ऑल्टर करके, या सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को करेक्ट करते हुए ताकि वो रिएक्शन करे और उसको मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़े। और तीसरा है बाय डिसरप्टिंग। डिसरप्ट कहते हैं खलल डालना, डिस्टर्ब करना। डिसरप्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। ये तीन बड़ी चेंजेस हैं जिसके ज़रिए से एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तीन क्या क्या है? दे में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट की शक्ल को बदल देंगे, एंजाइम बदलेंगे किसकी? सबस्ट्रेट की। या फिर सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को करेक्ट कर देंगे ताकि वो रिएक्शन करने के काबिल हो जाए। या फिर डिसरप्ट बाय डिसरप्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर जो भी चार्जेस पाए जा रहे हैं उन चार्जेस में खलल लाते हुए, उन चार्जेस को चेंज करते हुए भी उनको उनके रिएक्शन एबिलिटी को चेंज किया जा सकता है। ये थे एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी शॉर्ट आया करता है हाउ एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, वहाँ पे आप इस शॉर्ट को मार्क करोगे। हाउ एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है तो इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमने इस ग्राफ में देखा कि किस तरह से एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट ऊपर वाला जो है इसको एंजाइम के बगैर जब प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ रहा है, दिस इज द पीक शोइंग द नीड ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जबकि यहाँ पर ये एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी का। अब लास्ट में दो टर्म्स उन्होंने और भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं that are intracellular and extracellular enzymes. Intracellular enzymes and extracellular enzymes. ये क्या होते हैं? एंजाइम्स को वो कह रहे हैं कि कैटेगराइज किया जा रहा है। एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड दो बड़े ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा रहा है into two groups। किस बेस पे? On the basis
ऑफ वेयर दे वर्क, कि वो काम कहाँ पे करते हैं, वेयर दे वर्क, कहाँ पे, किस जगह पे रहते हुए काम करते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, नाम से क्या पता चल रहा है आपको, इंट्रा इनसाइड, सेलुलर सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स विच वर्क इनसाइड द सेल, ठीक है जी। और दूसरी कैटेगरी है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। याद रखिएगा ये वो एंजाइम्स हैं जो सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल काम करती हैं, उनको कैटेगराइज किया जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, एंजाइम्स वर्किंग इनसाइड द सेल, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, बुक में उन्होंने जस्ट एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि कौन से इंट्रा सेलुलर हैं और कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सा पहले आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताना होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको ग्लूकोज लिसिस ब्रेकडाउन, this is the step in which glucose molecule is broken down and this is the reaction, this is the step of the reaction glycolysis, पार्ट है रेस्पिरेशन का। और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होते हैं, एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में यूज़ होते हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट in the cytoplasm of the cell, in cytoplasm, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि ये वो एंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए ये साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ पेप्सिन एंजाइम ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बच्चों। पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन स्टमक कैविटी, ये स्टमक की कैविटी के अंदर, कैविटी मैंने आपको बताया है कि जो भी स्पेस होती है बॉडी के अंदर, आप देखें जो स्टमक ऑर्गन है, स्टमक अगर उसको रफली मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसके अंदर ये जो स्पेस है, दिस इज द स्टमक कैविटी, दीवारों के अंदर जो खाली जगह होगी इस बैग के अंदर, जे शेप बैग है और इसके अंदर जो कैविटी है, जो स्पेस है, दैट इज नेम्ड एज स्टमक कैविटी, ठीक है, दीवारों के अंदर जो खाली जगह है। तो इस स्टमक कैविटी के अंदर ये पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि ये सेल दीवारों से बाहर आ जाता है ना, सेल्स के अंदर तो नहीं होगा, स्पेस के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। जी बच्चों, आज हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन देखी, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट्स, लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हमने ये देखा हाउ एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद बेटे हमने ये देख लिया कि एंजाइम्स कितनी किस्म के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ये सारे शॉर्ट हैं, जितने भी मैंने टर्म्स अभी रिकॉल की हैं, ये फर्स्ट पेज के साथ सेकंड पेज 108 तक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ये भी शॉर्ट में आया हुआ है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, और इवन के MCQs में पूछा जा चुका है। द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम इज डैश, तो एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये याद रखिएगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। ये हैं तो एक बायोकेमिकल रिएक्शंस के एंजाइम्स, और पाए कहाँ पे जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जांपल है पेप्सिन एंजाइम विच इज़ वर्किंग इन द स्टमक कैविटी। ये था आज का हमारा लेसन, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे
और इसको मार्क पहले तो करें लेसन को सुनने के साथ साथ, और इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये वो सारे शॉर्ट हैं जो सेवरल टाइम इस चैप्टर में से आ चुके हैं। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।